Hey learners, welcome to my channel Literature with Muskan। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबको बताना है कि इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है, फेमिनिज़म का जो इंट्रोडक्शन है और 4 वेव्स है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो इसको देखने से पहले आप उसको देख लेना या बाद में देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। देखो, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, मैं उनकी बात करूँगी आपके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट राइटर हेयर इज़ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। देखो, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हेयर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शी वॉज मैरिड टू विलियम गॉडविन। अब मैंने यहाँ पर ये मैंशन क्यों किया, क्योंकि विलियम गॉडविन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर, सो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। एंड हर डॉटर इज़ मैरी शैली। मैरी शैली का इम्पॉर्टेंट वर्क भी मैंने यहाँ मैंशन कर दिया, फ्रैंकेनस्टीन, बिकॉज ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु हैज़ रिटन द वर्क फ्रैंकेनस्टीन, सो यू शुड नो दैट इट इज़ मैरी शैली। So this is about Mary Wollstonecraft। एंड अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट शी लेड स्ट्रेस ऑन द एजुकेशन ऑफ इक्वालिटी फॉर वुमेन। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया था कि जो वुमेन है उनकी एजुकेशन के ऊपर, कि जो वुमेन है उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। उनको एजुकेशन मिलेगी तभी तो वो अपने राइट्स के बारे में बात कर पाएंगी, उन्हें फ्रीडम मिल पाएंगी, वो काम कर पाएगी, अर्न कर पाएगी, वो उनको जो सोसाइटी है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फिर नहीं चला पाएगी ना। अगर मान लो आपको अपने राइट्स के बारे में पता है तो आप अपनी वॉइस रेज अगेंस्ट कर सकते हो ना, अपनी वॉइस रेज कर सकते हो उस चीज़ के अगेंस्ट। लाइक आपको बोलते हैं कि इफ़ यू आर अ गर्ल यू शुड बी वीक, आपको वीक ही दिखना है, आपको सिर्फ किचन के काम तक ही रहना है, किचन के काम ही करने हैं और उससे बाहर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप कोई जैसे भी बोल देते ना कि तुम्हारा काम तो सिर्फ घर संभालना है, डैट्स इट। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी। तो इसलिए ही मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने वर्क्स लिखे थे जिसके थ्रू वो अपनी वॉइस रेज़ कर सके और जो वेमेन हैं उनकी एजुकेशन की बात कर सके और जो वेमेन हैं उनको अवेयर कर सके उनके राइट्स के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे में। देन आई हैव रिटन हेयर हर मेजर वर्क्स। तो अब हम उनकी वर्क्स की बात करते हैं। वर्क्स में क्या है, सबसे पहले भी मैंने बताया था ना, उन्होंने एजुकेशन की बात की थी, तो उनका जो फर्स्ट वर्क है वो एजुकेशन के ऊपर ही था। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द डॉटर with reflection on female conduct in its more important duties of life। तो देखो, यहाँ पेपर के लिए आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो कि थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, डेट्स इट, इतना आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ द मैरी, ठीक है। जैसे आपको 4 वर्क्स दे दिए हैं तो उनमें से आपको एक ये, या फिर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अ वर्क विच इज़ रिटन ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर दैट इज़ रिटन बाय मैरी और नॉट, ऐसे करके आ सकता है। तो देखो, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क। दिस वर्क एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स थ्रू एजुकेशन। अब देखो, आप एजुकेट होगे तभी तो आप डेवलप कर पाओगे ना, तो इसलिए उन्होंने इस वर्क का ये नाम रखा, डॉटर्स की एजुकेशन के लिए। देन हर नेक्स्ट वर्क इज़ मैरी अफेक्शन। ये अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये था कि विच इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो वो था मैरी अफेक्शन, आपको वो मार्क करना था, ठीक है। इसमें ऑटोबायोग्राफी में क्या उन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया हुआ है और ये एक इम्पॉर्टेंट कोड था उनके वर्क का। अ वुमेन शुड बी मोर देन जस्ट अ वाइफ और डेकोरेशन, कि एक वुमेन की आइडेंटिटी या उसकी लाइफ सिर्फ एक वाइफ, एक मदर तक नहीं है, ठीक है। मोर देन डैट, उसकी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसके खुद के गोल्स हैं, खुद के एम्बिशंस होने चाहिए, वो क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है अपने लाइफ में, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे रखना चाहती है, तो वो इस चीज़ के लिए
खुद डिसाइड करे रादर देन कि सोसाइटी डिसाइड करे कि एक गर्ल है तो यू शुड जस्ट मैरी एंड बी मदर बी वाइफ, दैट्स इट, यहीं पे आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू दी अनदर वर्क। अनदर वर्क हेयर इज़ अ विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन। अब देखो इस वर्क में क्या था, ये वर्क पहले तो ये पता होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू द एडमंड बर्क, रिस्पॉन्स था ये एडमंड बर्क का, मतलब उनको रिस्पॉन्स करने के लिए लिखा था। तो इस वर्क में क्या था कि जो ये एडमंड बर्क थे ना, वो क्या बोलते थे, वो मोनार्की को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि जो जैसे ये वाला सिस्टम था ना कि राजा वाला, कि उसके बाद जो उसकी राजा की प्रॉपर्टी है वो सारी उसकी बेटे के पास चली जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी, और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो अमीर लोग अमीर ही रह जाएंगे, ठीक है, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास के। लेकिन जो ये मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट थी ना, ये बोलती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मोनार्की के अगेंस्ट थी कि वाई, ठीक है, ऐसा क्यों कि भाई आप जो पावर है वो इनहेरिट हो रही है, आप उसको अर्न नहीं कर रहे, आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे, यू जस्ट अर्न इट। तो उन्होंने इसलिए इसके अगेंस्ट लिखा था। ऑल दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए तो मैंने कर दिया, ठीक है। देन ए विंडिकेशन ऑन द ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है इसमें। वही शी आर्ग्यूज दैट वुमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर टू मैन बट अपीयर टू बी ओनली बिकॉज दे लैक एजुकेशन। देखो इसका मतलब समझो, वो बोल रही है कि जो वुमेन है ना वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, उसको बनाया गया इन्फीरियर, मतलब जो डरता है, अपनी वॉइस नहीं रेज करता, जो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है बस उसको सहते जाओ, दैट्स इट, है नहीं इन्फीरियर विमेन, बस उसको बनाया गया है क्योंकि उसको एजुकेट तो होने ही नहीं दिया। जब एजुकेट ही नहीं हो पाओगे तो आप अपनी वॉइस कैसे रेज करोगे, नहीं कर पाओगे ना। आपको तो जैसे ही चलाया जा रहा है आप सिर्फ वैसे ही चलोगे। मान लो आपके पास एजुकेशन है ही नहीं, आपको पता ही नहीं राइट और रॉन्ग के बीच में, और आपको कोई भी बोल देगा कि नहीं ऐसे करोगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, अगर आपको पता है कि वो चीज़ गलत नहीं है तो आप बोल सकते हो ना उस चीज़ के बारे में। कब बोलोगे, जब आपको उसके बारे में एग्जैक्ट लॉजिक रीज़न आपको पता होगा तभी बोल पाओगे ना। इसलिए सॉरी। नेक्स्ट वर्क हिस्टोरिकल एंड मॉरल, बोलो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपको बस पता होना चाहिए, अगर क्रोनोलॉजी में भी आ जाए तो, वैसे तो नहीं आता है। देन लेटर्स written in Sweden and Norway, this is also minor, and Maria or wrongs of women, this is important। जो मैं आपको important बता रही हूँ वो important हैं, उनको skip मत करना, ठीक है। ये देखो ये मैरी की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, ठीक है, उन्होंने राइट तो पहले कर दिया था बट वो पब्लिश नहीं करवा पाई थी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके हस्बैंड ने इसको पब्लिश करवाया था। इसमें उन्होंने किसकी बात की थी, मैरिटल ऑपरेशन की बात की थी। मैरिटल ऑपरेशन की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी जस्ट ट्रैप्ड इन दैट मैरिज, नो मैटर आपका हस्बैंड अब्यूज़िव है, वायलेंस क्रिएट करता है, आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी आपको इस चीज़ के फेवर में होगी नहीं आपके साथ कि आप उसको छोड़ दो। अब तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, आप बोलोगे भी तो बहुत कॉमन है, पहले के टाइम में ये कॉमन नहीं था और कुछ जगह पर तो अभी भी स्टिल इट्स नॉट कॉमन। आपको रहना ही पड़ेगा, आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते अगेन कि भाई मेरे साथ यही हो रहा है। ये मैरिज इज़ जस्ट लाइक अ प्रिजन, उन्होंने ये सब बताया है कि कैसे कैसे जो विमेन हैं उनके लिए एक प्रिजन बन के रह जाती थी मैरिज, उनको सिर्फ एक वाइफ मदर तक ही रहना होता था, दैट्स इट। वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकती थी, कुछ भी नहीं, बस जैसे उनका हस्बैंड कह रहा है वैसे ही माने, नहीं मानेंगे तो अब्यूज़ करेगा, है ना। तो दिस इज़, और ये अनफिनिश्ड क्यों है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ था और उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इज़ मेमोयर्स ऑफ द ऑथर ऑफ द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, ये विलियम गॉडविन ने लिखा था, ठीक है। इसमें उन्होंने मैरी की लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स के बारे में बताया था। सो टू बी कंक्लूड, जो मैरी हैं इन्होंने वुमेन के बारे में बहुत उनका सपोर्ट किया है, बहुत उनके बारे में
बताया है कि भाई उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनके पास खुद के राइट्स होने चाहिए, खुद डिसीज़न ले सके, खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए उनके पास, खुद वो डिसाइड करे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर द वुमेन इंस्टीड ऑफ द सोसाइटी एंड देयर हस्बैंड्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैरी। और जो ये सारे मैंने वर्क्स लिखे हैं ना, ये आपको क्रोनोलॉजी ज़रूर याद होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी भी आ जाती है बहुत बार, और नहीं तो क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेमिनिस्ट, वर्जीनिया। वर्जीनिया तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, वर्जीनिया इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट, एंड इनके बारे में So Virginia Woolf founded the Hogarth Press. You know what is Hogarth Press? Hogarth Press is जिससे आप खुद के वर्क्स खुद ही पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ नहीं चाहती थी कोई और कंट्रोल ले उनके वर्क का, पब्लिश करे, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि कुछ वर्क्स ऐसे होते थे जो वो डिनाई कर देते, मना कर देते कि हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। अब उनकी खुद की होगार्थ प्रेस है तो शी कैन पब्लिश वट एवर शी वॉन्ट टू पब्लिश, ठीक है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ शी फाउंडेड द होगार्थ प्रेस टू पब्लिश हर वर्क्स। ये आपको पता होना चाहिए, आ सकता है हु फाउंडेड द होगार्थ प्रेस। सो हु फाउंडेड द होगार्थ प्रेस? वर्जीनिया वुल्फ। Then we will talk about the works. So here are the works. The debut work is Voice Out. देखो, अब वर्जीनिया वुल्फ की क्रोनोलॉजी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, तो आपको डेब्यू वर्क तो ज़रूर ही पता होना चाहिए, ठीक है। डेब्यू वर्क इज़ फर्स्ट वर्क, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको फर्स्ट वर्क पता होगा तो आप पहले ही देख लोगे फर्स्ट वर्क ये है, लास्ट ये है, मिडल के एक दो याद रख लो, ठीक है। तो वॉइस आउट, और इसमें देखो मुझे ये बताना है, क्लैरिसा इज़ द मेजर करेक्टर, क्योंकि अब करेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको करेक्टर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन तो आया ही हुआ था एग्ज़ाम में कि जो ये आया हुआ था कि लिटन स्ट्रैटेजी एंड वेनेसा बेल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सेंट जॉन को। ये भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि सेंट जॉन रिप्रेजेंटेड द विच करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट जॉन। तो इट इज़ लिटन स्ट्रैटेजी, एंड दीज बोथ आर बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप। मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि व्हाट इज़ द ब्लूम्सबरी ग्रुप एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। एंड द नेक्स्ट वर्क वी हैव द नाइट एंड डे, जैकोब्स रूम। ये आपको क्रोनोलॉजी में ही पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ मिसेस डेलोवे। मिसेस डेलोवे इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क, इसके बारे में आप और भी ज़्यादा डिटेल्ड में कर सकते हो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वर्क इज़ दैट वर्जीनिया वुल्फ हैज़ यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन दिस वर्क। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स दैट जब आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा फ़्लो करते हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे अभी हम बैठे हैं तो हमारे माइंड में एक ही आइडिया नहीं चलता। अभी आप जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी मैं सोचूंगी कि अरे थोड़ी देर बाद मुझे और कोई काम भी करना है, मुझे खाना भी बनाना है, अच्छा मेरे पापा भी आने वाले हैं, अच्छा मुझे उसका काम भी करना था, उसको टेक्स्ट भी करना है मुझे। तो ऐसे आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको कभी कुछ आइडिया आ रहा है, कभी कुछ आइडिया आ रहा है। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के आइडियाज़ होते हैं, उसी ही तरह वो टेक्स्ट में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कभी वो कुछ सोच रहा है, कभी वो कुछ सोच रहा है। ज़रूरी नहीं है वो ग्रामेटिकली राइट भी सेंटेंसेस हो, वो ऐसा उसमें मिस्टेक भी मिल सकती है आपको सेंटेंसेस में। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ फ्लो ऑफ योर आइडियाज़। देन अनदर वर्क इज़ टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस में से ये क्वेश्चन ही आया हुआ था एग्ज़ाम में, दैट विच आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द टू द लाइट हाउस, द विंडो, द पासेस टू द लाइट हाउस। और ये भी आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको दे दिए जाएंगे कि इसमें से कोई भी 2 बताओ। तो आपको लर्न सारे होने चाहिए, द विंडो, द पासेस टू द लाइट हाउस। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑरलैंडो। ऑरलैंडो के बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, अ स्केच टू द पास्ट एंड एम आई अ स्नो। नेक्स्ट इज़ द वेव्स, द ईयर बिटवीन द एक्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? ये तीनों, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, दीज 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we have essays.
एसेस आपको पता होनी चाहिए इनकी, सिर्फ आपको ये भी पता होगा तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो दीज आर दी एसेस यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। देन वी हैव, मैं बोल रही थी ना आपको ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में बताऊंगी। सो हियर इट इज़, ब्लूम्सबरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें राइटर्स हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। वो सब ब्लूम्सबरी एक एरिया में रहते थे एंड उन्होंने सबने मिलकर वर्क्स लिखे और उसी को हमने ब्लूम्सबरी ग्रुप में ऐड कर दिया। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चूज़ द राइटर्स हु बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो आपको एक राइटर ऐसा दे दिया जाएगा कि जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता होगा। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, 3 राइटर्स आपको ब्लूम्सबरी ग्रुप के दे देंगे, एक नहीं देंगे, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो ये 10 के 10 आपको लर्न होने चाहिए ऑन द टिप्स, ऑन दी योर फिंगर टिप्स, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ पर मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, क्योंकि ये अगेन क्वेश्चन आया हुआ था कि हु हैज़ कॉइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इट इज़ विलियम जेम्स। और कौन से वर्क में? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और फर्स्ट अप्लाई किसने की थी? मे सिंक्लेयर ने, ठीक है, इन द इगोइस्ट। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉइन किसने की है? विलियम जेम्स ने किया है कॉइन, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई किसने किया? मे सिंक्लेयर ने किया। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पता होनी चाहिए। देन वी हैव द टर्म हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इज़ द टर्म दैट इज़ डेवलप्ड इटसेल्फ बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसमें कि वो कुछ पास्ट के बारे में बात करती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्जीनिया वुल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐड दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स। एंड मैं भी आपके लिए जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर राइटर हियर, इट इज़ सिमोन de Beauvoir। ये बहुत इंटरेस्टिंग राइटर है। देखो, शी इज़ अ फ्रेंच राइटर एंड शी चेंज द वे वर्ल्ड थिंक्स अबाउट वेमेन। इन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। जो सोसाइटी ने एक विमेन के बारे में एक इमेज बना रखी है ना, ये उसको पूरा चेंज करना चाहते थे। अब सोसाइटी के लिए क्या है विमेन? विमेन इज़ जस्ट फॉर टू गिव बर्थ टू द बेबीज, टू डू द होम कोर्स एंड दैट्स इट। बस इतना ही है, इतना ही रोल समझते हैं वो विमेन का। उसकी मैरिज हो जाए, वो एक घर को संभाले अच्छे से और नर्चर करे बेबीज़ को एंड दैट्स इट। और जो भी उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है उसको सिर्फ वो सहन कर ले, अपनी वॉइस ना रेज़ करे। जो डोमिनेट कर रहे हैं उसको डोमिनेट ही करते रहें, ठीक है। तो वो आर्ग्यू भी करती है। देखो उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू किया। शी आर्ग्यू दैट जेंडर रोल्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी नॉट नेचर। अब यहाँ पर जेंडर रोल्स का मतलब क्या है कि ये हमने ही डिसाइड किया हुआ है कि जो किचन का वर्क है, जो होम कोर्स हैं, घर के काम है, वो सिर्फ वुमेन ही करेंगी, मैन नहीं कर सकते। अगर वो कर देंगे तो उनको सोसाइटी क्या है बोलेगी, अरे ये तेरा काम नहीं है, ये लड़कों का काम नहीं है, बॉयज़ नहीं करते ये काम। और अगर कोई रो रहा है, मान लो कोई लड़का रो रहा है, तो बोलेंगे आर यू अ गर्ल, आर यू, हाँ क्यों रो रहे हो, आर यू गर्ल, क्या वीक हो। मतलब उन्होंने ये बना दिया है कि अगर कोई रो रहा है तो वीक है, और वीक कौन है? गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जो ये रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, वो सोसाइटी ने ही बनाए, नेचर ने नहीं बनाए, हमने खुद बना रखे कि वीक है तो वो गर्ल ही है, ठीक है। और जैसे अभी ये मैंने पिंक लिखा हुआ है तो कुछ ये भी बोल देंगे पिंक इज़ फॉर गर्ल्स ओनली। ऐसा कहीं पे मेंशन है कि पिंक कलर इज़ ओनली फॉर वुमेन? नहीं, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है। देन नेक्स्ट इज शी बिलीव दैट एवरी वुमेन हैज़ अ पावर टू चूज़ हर पाथ एंड रिजेक्ट सोसाइटल रूल्स एंड लीव फ्रीली। वो बोलती हैं कि हर एक गर्ल को वुमेन के पास पावर है कि वो अपना खुद के लिए खुद डिसाइड करें कि व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। शी शुड हैव हर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि सोसाइटी आपको क्या बोल रही है। आपको खुद फ्रीली आपको रहना है, ठीक है। जैसा आप रहना चाहते हो, आप खुद के लिए खुद डिसीजंस ले सकते हो, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है।
देखो, नेक्स्ट वी हैव शी रेज हर वॉइस अगेंस्ट द आइडिया डेट वुमेन आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास। अब देखो वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक सेकेंड क्लास, द अदर की तरह, कि उसको ना इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, ना ही उसको ये समझा जाता है कि ये भी कोई डिसीज़न ले सकते हैं, ये रूल्स मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपने अगर वेव्स वाली वीडियो देखी होगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वेव है वो उसमें क्या बोला गया था कि आप राइट दो, वुमेन को भी राइट दो वोट देने के लिए। देखो पहले तो वोट देने का भी राइट नहीं था वुमेन के पास, तो धीरे धीरे वो वेव्स मतलब वेव्स आई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ऐसे ही देखो उसको तो दादर माना जाता कि तुमने क्या करना है वोट दे के, तुम नहीं डिसाइड करोगे कुछ भी, हम डिसाइड करेंगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, सिर्फ जो मेल्स थे वो ही सब डिसाइड करते थे, वुमेन कुछ नहीं डिसाइड कर सकती थी। तो इसलिए ही जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी अगेंस्ट दी राइट्स ऑफ द वीमेन, कि उनके जो राइट्स हैं आप उनको दो, उनको एजुकेट करो, उनके पास भी फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द वर्क शी केम टू स्टे इज़ द फर्स्ट वर्क। क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए, ऑल मैन आर मॉर्टल, द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी, द सेकेंड सेक्स, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस करूँगी अभी। देखो ये फ्रेंच राइटर थी, तो इन्होंने ओरिजिनली तो इस वर्क को फ्रेंच में ही लिखा था, बट बाद में ट्रांसलेट हो गया था ये इंग्लिश में। देन द मैड्रियंस एंड द मेमोयर्स ऑफ ब्यूटीफुल डॉटर, ठीक है, दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क यू शुड नो। देन आई विल डिस्कस अबाउट हेयर इन डिटेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर अलग से मैंने इसके लिए पेज में मतलब नोट्स बनाए हैं, तो आप अच्छे से इसको देखना। देखो सबसे पहले ये हम कर चुके हैं डिस्कस, जेंडर इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए सबके रोल्स, कि बॉयज़ के लिए क्या काम है, गर्ल्स के लिए क्या काम है, बॉयज़ कौन सा डिसीज़न लेंगे, गर्ल्स क्या करेंगी, ठीक है। तो जैसे कुकिंग है वो गर्ल्स ही करेंगी, वो बॉयज़ नहीं करेंगे। बॉयज़ को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ेगा, नो मैटर कि कितनी वर्स्ट कंडीशन है, ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही शुडंट क्राई। ये किसने, जेंडर सॉरी सोसाइटी ने तो डिसाइड किया ना ये सब। और उसके बाद देखो वुमेन आर कंसीडर्ड एज इन्फीरियर, वुमेन को हमेशा से ही इन्फीरियर माना जाता है कि वो तो इन्फीरियर है, वो कोई भी जो डिसीज़न है वो नहीं ले सकती, उसका कोई रोल ही नहीं होना चाहिए डिसीज़न में, ठीक है। उसको जैसे ऑपरेस किया जा रहा है वो वैसे ऑपरेस्ड होती रहे। अगर उसका हस्बैंड एब्यूजिव है तो वो उसको सहन करती रहे, अपनी वॉइस ना रेज करे उसके लिए। देन सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड मिथ अबाउट वुमेन डेट दे आर नेचुरली इमोशनल, वीक एंड पैसिव, ठीक है। यहाँ पर पैसिव का मीनिंग क्या है कि वो किसी कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसके बारे में ना बोलें, बस चुपचाप सहती रहें। देखो एक ही मिथ ही तो है कि जो वुमेन है वो इमोशनल ही होती है, वो वीक ही होती है, ऐसा तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग वुमेन भी होती हैं, वो भी सब कुछ डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बस सोसाइटी ने ना ये सिर्फ एक थॉट क्रिएट कर रखा है, बट ऐसा है नहीं। these ideas are used to control the women। देखो जो ये हमने आइडियाज़ सारे भी डिस्कस किए ना, ये आइडियाज़ क्यों बनाए गए, ताकि हम वुमेन को कंट्रोल कर सकें, हम उसको फ्रीडम ना दें, हम उसको एजुकेट ना करें, हम उसको जैसा चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं, ठीक है। सो प्लीज़ if you are a male and if you are a boy and if you are watching this video, don't get offend। ये टॉपिक ही ऐसा है जो अगेंस्ट है सारा, against males के against। Then Simone de Beauvoir believes women must see themselves as individual, not as object। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। देखो वो क्या बोलती हैं कि आप खुद को ऐसे समझो, आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, खुद के लिए लड़ो, खुद को एजुकेट करो, खुद के लिए डिसीजंस लो, ठीक है। अब देखो कुछ जो मेल्स हैं या सोसाइटी भी है, ठीक है, या फिर कुछ इन लॉज भी ऐसे होते हैं, वो सिर्फ एक एज अ ऑब्जेक्ट आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आपको एक समझेंगे कि आप तो बस एक मशीन हो, आप सारे काम आप ही करो, ये भी करना है वो भी करना है, सारी ड्यूटीज़ आपकी होनी चाहिए, मेल की कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन दे शुड हैव फ्रीडम टू परस्यू ओन गोल्स इन करियर, येस, उनके पास भी फ्रीडम होनी चाहिए, खुद उनके भी तो कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं।
then she says one is not born but rather becomes a woman. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना क्या है. देखो इसका मीनिंग ये है कि वन इज़ नॉट born but rather becomes a woman. देखो कि जो गर्ल है उसको क्या है, एक सोसाइटी उसको वुमेन की तरह बनाती है, उसको ट्रीट करती है. सोसाइटी उसके लिए सब डिसाइड कर देती है पहले से, ये रूल्स हैं, आपको ऐसे ही ड्रेस करना है, आपको ऐसे ही चलना है, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, आपको वीक ही दिखना है. ये भी था कि आपको वीक ही दिखना है, आपको स्ट्रांग नहीं दिखना, आपको जो आपको बोला जा रहा है आपको सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, आपको खुद के लिए कोई डिसीज़न नहीं लेना, आपकी खुद की कोई अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए, नहीं होगी. बस आप एक वाइफ हो, दैट्स इट्स योर आइडेंटिटी. बस आपको ऐसा कि शी इज़ मतलब कोई आपको ऐसा इंट्रोड्यूस करेगी शी इज़ माई वाइफ, दैट्स इट. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको खुद की भी आइडेंटिटी कब होगी, जब आप एजुकेट करोगे खुद को, आपके पास नॉलेज होगी किसी चीज़ की, आप किसी प्रोफेशन में इंडल्ज होगे. सो देखो वही वन इज़ नॉट born बट रादर बिकम्स अ वुमेन. देन आई हैव ऑल्सो डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो ये वर्क है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये भी आपको पता होने चाहिए. आ सकता है कि विच आर द 2 पार्ट्स. तो वेरी फर्स्ट वन इज़ फैक्ट एंड मिथ्स एंड नेक्स्ट वन इज़ लिव्ड एक्सपीरियंसेस. ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, फैक्ट एंड मिथ्स. देखो नाम ही क्यों रखा गया है, मिथ इसलिए रखा गया है क्योंकि सोसाइटी ने ही मिथ बनाए हैं वुमेन के बारे में. इट लुक्स एट हाउ सोसाइटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड द आइडिया ऑफ वुमेन थ्रू रिलीजन, साइंस एंड कल्चर. खुद ही उनके लिए मिथ बना दिए कि आपको ऐसे ही ड्रेस सेंस करना है, आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है. देन लिव्ड एक्सपीरियंस में क्या है कि वुमेन की लाइफ क्या है, सिर्फ एक गर्ल से लेके एक वाइफ तक, सिर्फ उसके सारे सिर्फ जो रोल्स है वो होने चाहिए. बस एक गर्ल है, बाद में वो वाइफ बन गई, फिर मदर बन गई, ठीक है, बस दैट्स इट. ये उसके रोल है. उसके खुद के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं गया कि खुद की तो उसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, उसकी कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं है. कोई उससे नहीं पूछता कि व्हाट्स योर पर्सनल चॉइस. नो, बस अपना ही जो डिसीज़न है, जो पेट्रार्कल सोसाइटी है, सिर्फ वो बता देगी कि बस आपको ये करना है, दैट्स इट, नो मोर क्वेश्चंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 राइटर्स. आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं ताकि आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाए. एंड PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना. एंड अगर ये आपको कोई हेल्प मिली है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe too.